भारत जोड़ो यात्रा, ये एनालिसिस हुआ कि राहुल गांधी की खुद की छवि में इसका फायदा हुआ। राहुल गांधी को एक मास लीडर की छवि मिली इस भारत जोड़ो यात्रा से। वो अलग बात है, चुनावों में फायदा हुआ नहीं हुआ वो उसके अलग एनालिसिस है। क्या ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है जो करीब करीब 7,000 किलोमीटर चल रहे हैं, आपको लगता है 2024 में राहुल गांधी अपने पक्ष में इसके जरिए और समर्थन जुटा पाएंगे? देखिए, एक यहाँ पे मैं उस चरित्र को याद करना चाहता हूँ, आप ही के सवाल से जुड़ा हुआ है, जो कहीं नहीं थे लेकिन वो पिछले बार जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसका पिवट बन गए। अन्ना हजारे को कहीं से लाया गया और स्थापित कर दिया, दूसरा गांधी बना दिया गया और एक पैरेलल नैरेटिव क्रिएट किया गया। वोटर वोट क्यों देता है? वो अगर उसको एक पैरेलल नैरेटिव मिलता है तब वोट देता है। अन्ना हजारे को दूसरा गांधी जब बनाया गया तो वोटर ने वोट दिया और कांग्रेस हट गई। अब राहुल गांधी ने एक यात्रा की, अब दूसरी यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है उनकी छवि बहुत सुधरी हो, उनकी पर्सनैलिटी में गंभीरता आई हो, लेकिन वोटर एक पैरेलल नैरेटिव देख नहीं रहा है, अब भी नहीं देख रहा है। जो यहां पर नैरेटिव दिख रहा है, रामचंद्र जी के कटआउट्स दिख रहे हैं, यहां पे सब चीज भगवा दिख रही है, वो उसका कोई पैरेलल नैरेटिव राहुल गांधी मतलब आप कह रहे हैं यात्रा तो है लेकिन मुद्दा नहीं है। अकेले राहुल गांधी दिख रहे हैं। अच्छा, उनके भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बोलता है तो चारों तरफ से आनुषंगिक संगठन ये वो तमाम चारों तरफ से शोर सुनाई पड़ता है। मैं इसी ये लगता है राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं संघ के खिलाफ या बीजेपी। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है अशोक यादव जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीटें नहीं बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी इस देश का दूसरा स्वतंत्र युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में 2014 के बाद एक क्रोनी कैपिटलिज्म की गुलामी में देश जकड़ गया है, तो इसकी लड़ाई बहुत ताकत से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। मैं आप बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मित्र को बता दूं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, सामाजिक न्याय, राजकीय न्याय और आर्थिक न्याय की बात लेके हिंदुस्तान के देश के लोगों के सामने जा रहे हैं। तो जो कि 2014 के बाद इनका ही जो अब कंडक्ट था मणिपुर में, आप ही बता रहे थे जिस तरीके का वहां का आदिवासी दो समुदाय को लड़ाया गया, मोदी जी ने पार्लियामेंट में नहीं एक ये जो आप लोग बात करते हैं ना 2014 के बाद से, ये वो 2014 में इलेक्शन ही हुए थे भाई साहब, आप भी लड़े थे, देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी। 2019 में फिर आप लड़े, फिर भी देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी। तो आप लोग जब ये बात करते हैं ना कि देश में 2014 के बाद चीजें बदल गई, तो आप लोग उस जनता के फैसले पर सवाल उठाते हैं जिसने उनको चुना। तो गौरव जी सुनिए, मैं आगे आ रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो कंप्लीट करनी दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ कि जो सरकार जिस तरीके से चलाई गई है 10 साल के अंदर, एक बड़े आश्वासन दिए गए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई, हर एक के खाते में 15 लाख देने की बात हुई, तो वो लोग आशावादी रहे। अभी मेरे मित्र बता रहे थे कि किस तरीके का परसेप्शन क्रिएट किया गया, वो परसेप्शन की वजह से भाजपा सरकार बनी। अरे आकाश यादव जी, कुछ तो नया लाइए। 2019 में भी यही बोला आपने, अभी 5 राज्यों के चुनाव में भी आपने यही बोला। सुनिए गौरव जी, मैं आ रहा हूं। अभी आप जहां साउथ की बात कर रहे, तेलंगाना के अंदर पिछले चुनाव में बीआरएस के पास करीब मेरे ख्याल से 17 सीटें थी, 9 सीटें थी, बीजेपी के पास 4 सीटें थी, आईएनसी के पास 2 सीटें थी और एमआईएम के पास 1 सीट थी। अभी जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को 64 सीट मिली और लास्ट टाइम आईएनसी को जो हमारे जो 2 सीट जीते थे, हमने 24.98% वोट शेयर वहां पर रिजर्व किया था। आज 10.2% स्विंग करके हम लोग 64 सीट असेंबली में लेके आए। कर्नाटक के अंदर भी वही हुआ है। कर्नाटक में हमारे पास टोटल 28 सीट में से सिर्फ 1 सीट थी और हमने वोट शेयर किया था 31.8। अभी हम लोग विधानसभा के अंदर हमने 135। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा ना कि 2014 के बाद जिस क्रोनी कैपिटलिज्म का यहां पर शुरुआत हुई और जिस चेहरे के सहारे, जिस उद्योगपति के चेहरे के सहारे आप ये आरोप लगाते हैं, वो उद्योगपति आपके ही इंडिया गठबंधन के बहुत अहम सहयोगी शरद पवार के साथ अक्सर दिखता है। आप उनको नहीं समझा पा रहे।